हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टडी विजन चैनल की ओर से क्लास 10 का चैप्टर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ये चैप्टर लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सारे ही इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। एक एक पेज में जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को लेकर समझाऊंगी अच्छे से। तो इस वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए ताकि सारे ही बच्चों को इस पूरी वीडियो का बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो। और साथ में जो इस चैनल पे नए आए हैं स्टूडेंट्स, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नए जब वीडियोस डाला करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 168 पे। ये क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर क्या होता है। जब हम किसी स्फेयर को काटते हैं जिसका सेंटर सी है, इसको जब बीचों बीच से काटा जाता है तो इसके दो पार्ट्स आते हैं। एक ये वाला पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, और एक ये वाला पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, जबकि जिसका बाहर की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से जो किसी भी सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होता है, हमें पता है ये हमारा कहलाया जाता है रेडियस। बट यहाँ पे जो बात आई है वो पूरे कर्व की रेडियस की बात आई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब यहाँ से सी और इस पूरे मिरर, ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर है, यहाँ से जो पूरी लाइन बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होगा उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, और इसमें जब भी ये वाली लाइन होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन के जब भी हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं और ये लाइन जो पैरेलली ड्रॉ हुई हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती हैं तो ये कन्वर्ज हो जाती हैं एक जगह, एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और ये फोकस हमारा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है तो हम इसको कह देते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इसको बाय ड्राइंग देख लेते हैं और बाय एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है इसको थियोरेटिकल। तो लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये हमारा है कॉनकेव मिरर और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी भी लाइन ड्रॉ की जाएंगी ये लाइन एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी आकर। ठीक है, और जहाँ ये लाइन कन्वर्ज करेंगी वो पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। ये पॉइंट होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें यही एक्सप्लेनेशन है कि लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं मिरर से, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉनकेव मिरर का। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई है। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक का है हमारा पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा है वो हमारा है फोकल लेंथ। ठीक है, जब हम इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे ऊपर या नीचे, तो ये सारी ही लाइन जब टकराएंगी इस मिरर से तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी, आके एक जगह मिलेंगी, और ये पॉइंट हमारा जो फोकस है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम चीज़ होगी, बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इस तरफ से होता है रिफ्लेक्शन। जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ से तो डाइवर्ज हो जाती हैं, बट अंदर आके ये मिलती हैं हमारे फोकस पर। ठीक है, इस तरीके से मिलती हैं, यहाँ पर आकर ये इस तरीके से इस तरफ मिलती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस, और हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही मिरर में बता दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। अभी मैंने आपको क्या बताया ऊपर कि कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, जो पूरी लेंथ होती है सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस पे, वो होती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा जो होता है वो होता है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दिया हुआ है, पूरा है 20, और मुझे यहाँ से निकालना है फोकल लेंथ निकालनी है। तो वो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 2 गुना होता है फोकल लेंथ का। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या है हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी हो जाएगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 20/2 हो जाएगा। वो हमारा आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो 2 से डिवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि हमारी ये डबल होती है फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा हमें मिरर बताना है जो हमें इरेक्ट एकदम सीधी और बड़ी इमेज देता है। तो हमारा एक कॉनकेव मिरर ही होता है जो कि इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है, और ये भी सिर्फ एक केस में देता है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में लाई करता है, तब जाके हमारी जो इमेज आती है बनकर वो हमारी इरेक्ट आती है और एनलार्ज इमेज आती है। ये आपको मैंने इसीलिए यहाँ पे केस भी बता दिया है, क्योंकि बच्चे रट्टा तो मार लेंगे बट कोई फ़ायदा नहीं है रट्टा मारने का, समझना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये डायग्राम याद रहेगी कि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तब हमारी जो इमेज है वो बनती है हमारी इरेक्ट और एनलार्ज, तब आप इसको नहीं भूलेंगे इस इमेज की वजह से। ठीक है, बहुत सारे इमेजेस भी हैं वैसे थ्योरी में, मैंने आपको बताए हुए हैं, उनको और अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। सारे लोग स्कूटी चलाते हैं, कार या मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, तो अपने साइड में जहाँ ड्राइव करते हैं उसके साइड में एक मिरर बना हुआ होता है, और उस मिरर में जो मिरर यूज़ करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसमें पूछा है क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारे को इरेक्ट इमेज देता है, सीधी इमेज देता है, और बहुत वाइड एरिया को कवर कर लेता है। तुम सभी लोगों ने देखा होगा जब तुम लोग ड्राइव करते हो तो पीछे का एरिया देखने के लिए तुमने साइड व्यू वाले में देखते हो, मिरर वाले में, और पीछे वाली सारी चीज़ें तुम्हें दिख जाती हैं कि पीछे क्या चीज़ आ रही है ना। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है पीछे वाला वो घिर जाता है। छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो छोटी छोटा करके वो कॉन्वेक्स मिरर हमें दिखाता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। इतना लंबा चौड़ा इसमें लिखा हुआ है ना, आप इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखना। डिमिनिश्ड इमेज शो करता है, ये डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज देता है। कैसी, इरेक्ट सीधी इमेज देता है और डिमिनिश्ड इमेज देता है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और किस तरीके से लिखना है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर में वो हाईली डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत, और ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होती है। ठीक है, ड्यू टू विच अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड फील्ड। इसी की वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बड़ा फील्ड देता है ट्रैफिक का जो पीछे आ रहा है उसके। ठीक है, और इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इनेबल करता है ड्राइवर को कि अपने पीछे का लार्जर एरिया है जो ट्रैफिक का उसको देख पाए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा हमें एक प्रोड्यूस करता है इरेक्ट इमेज को, ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज देता है। इसलिए इन 2 पॉइंट्स की वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 171 पर, और ये कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। यहाँ पर भी क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 और पूछा हमें फोकल लेंथ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो यहाँ पे भी हम करेंगे कि जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है। तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, आपको एक और बात याद रखनी है, जो फोकल लेंथ हमारी कॉन्वेक्स मिरर की होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर में है वो इस तरफ
हमारा फोकस जो है वो इधर आता है इसलिए, ठीक है, इसीलिए कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉनकेव मिरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। कैसी इमेज बना रही है, रियल इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की, और ये ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर जो है प्लेस है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में। तो ये बोला है कि ये बताइए कि इससे जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कहाँ लोकेट करेगी। हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, मतलब v निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन और इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो होता है हमारा मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ये v हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है, u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर बोला हुआ है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है कॉनकेव मिरर वो कर रहा है 3 गुनी ऑब्जेक्ट से रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, 3 गुनी। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी इसकी, 3, वो भी रियल इमेज फॉर्म कर रहा था तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का v अपॉन यू, और u हमें कितना दे रखा था इसमें, माइनस का 10 दे रखा था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें v निकालना है, तो v कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 30 आ जाएगा। ये वाला माइनस माइनस तो कट जाएगा, बट इसके साथ जो माइनस है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो माइनस का 30 है, जो आंसर है वो माइनस का 30 क्या इंडिकेट करेगा, डिस्टेंस किसकी, इमेज की, ठीक है। अब ये माइनस है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है जो इमेज फॉर्म होके आएगी वो इन्वर्टेड आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये था, और इसमें इस क्वेश्चन में आपको अलग तरीके से भी करके दिखाया है मैंने कि जो हमें पता है मैग्नीफिकेशन, हाइट और इमेज डिस्टेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो होता है हमारा जो मैग्नीफिकेशन है एक तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के भी बराबर होती है, साथ साथ मैग्नीफिकेशन और माइनस का v अपॉन यू के भी बराबर होती है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो हाइट है, यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 गुनी इमेज फॉर्म कर रहा है ना, तो हम ये बोल सकते हैं 3 गुनी इमेज फॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट से, रियल कर रहा है तो माइनस का लगा देंगे, और h0 तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की हाइट थी ही, h0 कट जाएंगे। फिर यहाँ से इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू करना है, माइनस का v तो हमें निकालना ही है, u हमारा ऑलरेडी दिया हुआ माइनस का 10 दिया हुआ है। यहाँ से भी करके हम किस निकाल सकते हैं इसको, ये रिलेशन जो है v यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 30 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको दूसरे वाला जो मेथड बताया उसी तरीके से यहाँ पे करके दिखाया है कि हमारा रिलेशन हाइट के बीच में, ये इसलिए किया है मैंने क्योंकि बाई चांस ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ये चीज़ें दी हुई हैं दोनों, ये नहीं दी गई, ये दी गई है, तो इन 3 चीज़ें दी गई हो और तुम्हें चौथी निकालनी हो तो ये रिलेशन आना होगा, तभी तुम चौथी चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रिलेशन से हम इस तरीके से करके ही निकाल सकते हैं। यहाँ v और u होगा, यहाँ सही करना है इसको। यहाँ पे बोला हुआ है हाइट जो है ऑब्जेक्ट की h0 जो h के बराबर है, ठीक है। तो जो हाइट है इमेज की h1 इक्वल टू माइनस का 3h हो जाएगी, क्योंकि माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्योंकि रियल इमेज है। यहाँ से v अपॉन यू 3 आ जाएगा, और u की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, माइनस का 10 है, तो उसको पुट कर लेंगे और v की वैल्यू हमारी माइनस का 30 आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज बनी है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 176 पर है। ये क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। जो रे है लाइट की वो एयर में ट्रैवल कर रही है, वो अचानक से वाटर में एंटर करती है। डज द लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई। क्या ये लाइट रे जो है वो बैंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, क्यों होगी, ये भी पूछा है। तो मैं आपको पहले रिफ्रैक्शन का पूरा बता देती हूँ। एक्चुअली में रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, ओके। रिफ्रैक्शन होता है जब नॉर्मल से हम कोई लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, 2 मीडियम होते हैं इसमें। रेयरर जिसकी डेंसिटी कम हो और डेंसर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो।
तो यहाँ पे जब हम लाइट रे पास करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं इस नॉर्मल पर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। और जब ये हमारी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स मूव कर जाती है, नॉर्मल की तरफ मूव कर जाती है। क्यों करती है? क्योंकि डेंसिटी जो होती है उसके भारीपन के वजह से ये जो नॉर्मली इसका जो है एंगल वो ऐसे नहीं चल के डेविएट हो जाती है और टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाती है। और ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं पढ़ रहे, मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि टूवर्ड्स नॉर्मल ये है मूव कर जाती है। क्यों करती है? क्योंकि डेंसर मीडियम में जाती है और डेंसर मीडियम में जाते ही ये टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाती है, ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ पे केस ले रहे हैं वाटर का और एयर का। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, ठीक है, और यहाँ एयर है। अब आप पहले तो मुझे यही बताइए कि जो एयर होती है वो ज़्यादा डेंसर होती है कि वाटर ज़्यादा डेंसर होता है? ऑब्वियसली बात है कि वाटर ज़्यादा डेंसर होता है। तो जब लाइट रे यहाँ रेयरर मीडियम में होती हैं, एयर में होती हैं, तो वो इस तरीके से चलती हुई आती हैं, लेकिन जैसे ही वो वाटर में एंटर करती हैं तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाती हैं। तो इस वाले का आंसर डज द लाइट रे बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आंसर होगा इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना। फिर बोला है वाई, इसीलिए क्योंकि जो स्पीड होती है लाइट की वो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और साथ साथ डेंसर होने के वजह से वाटर का वो जो है मूव कर जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ प्रॉपर। तो अब हम लाइन वाइज लाइन देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है। द लाइट रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। जो लाइट रे है वो बैंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल जब वो लाइट रे गो करती है रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर। इसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है और वो बैंड हो जाती है नॉर्मल के टूवर्ड्स। क्योंकि जो वाटर है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है एयर से, इसीलिए जो लाइट रे है जो वाटर में आ रही है एयर से वो भी बैंड हो जाती है नॉर्मल के थ्रू। जो मैंने हिंदी में बताया था उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट किस तरीके से लैंग्वेज लिखना है वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो लिखने के मार्क्स होंगे, है ना। ये रिफ्रैक्शन का तरीका है, मैं आपको ऊपर भी वैसे डायग्राम बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसमें देख लीजिए। जो नॉर्मल से एंगल लगा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाला एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ से जो थोड़ा सा डेविएट हुआ है हमारा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको। और जो रे है नॉर्मल पे पड़ रही है जिससे कि इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो हमारी इंसिडेंट रे होती है, जिससे रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है रिफ्रैक्शन का मेथड रेयर से डेंसर मीडियम में जाने का। और इसी तरीके से अगर हम इसको फिर से डायग्राम बनाएं कि यहाँ नॉर्मल है और ये है हमारा डेंसर वाटर था और ये हमारी एयर, तो यहाँ से जब लाइट रे आएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से कहाँ आ रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, इसीलिए, ठीक है। जब भी डेंसर से रेयरर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और जब एयर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी। इतना याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। देखिए यहाँ पे किसमें एंटर हो रहा है, यहाँ ग्लास है और यहाँ एयर। तो एयर से ग्लास में एंटर हो रही है लाइट रे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इसमें। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। तो स्पीड बताइए लाइट की एयर में, सॉरी स्पीड बतानी है लाइट की ग्लास में, एयर में नहीं ग्लास में बतानी है। और स्पीड दे रखी है लाइट की वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब इतना याद रखना कि ये आपको पता ही होनी चाहिए कि जो स्पीड होती है लाइट की वो 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है दें, आपको नहीं भी दे रखा हो तो आपको ये याद होना चाहिए। तो कुछ नहीं, हमें पहले रिलेशन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम
में क्या रिलेशन होता है? तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेशियो के बराबर होता है ये, ठीक है। इस रेशियो के बराबर होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो मीडियम है मतलब ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 2 होता है 3, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा कि ये हमारी स्पीड होती है ग्लास में लाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा। तो टेबल देखिए फटाफट से कि सबसे कम किसका है। सबसे पहला एयर दिया हुआ देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.003 है ना, 1.0003 है। और सबसे हाईएस्ट किसका है डायमंड का, देखिए यहाँ पे डायमंड का सबसे हाईएस्ट है 2.42 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जाहिर सी बात है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वही हमारा ज़्यादा डेंसिटी होगी, और जिसका कम होगा उसकी लोएस्ट डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे एयर जो है उसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, और जो हमारा डायमंड है उसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। यही आपका आंसर होगा। टेबल से देख के बताना था, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन कैसे किया है इसमें, इस तरीके से कि जो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डायमंड की है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर की है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है मीडियम की वो डायरेक्टली रिलेट करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जितनी ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम डेंसिटी होगी, ठीक है। ए मीडियम विच हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, और जिसका कम होगा उसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ठीक है। तो यही था इसके एक्सप्लेनेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर दिया हुआ है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। लाइट उसमें ट्रैवल करती है फास्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, क्योंकि वो मीडियम रेयरर होता है, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा उसका, और वैसे वैसे ही उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, इतना भी आप याद रखना। तो अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर। तो अब टेबल से देख लीजिए, केरोसिन कहाँ है हमारा, ये रहा। टर्पेंटाइन हमारा यहाँ पर है, और वाटर हमारा कहाँ पर है, ये रहा, है ना। तो अब ये बताइए कि जो हमारी वाटर है 1.33 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन का 1.44 है, और टर्पेंटाइन का कितना है 1.47 है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट तो उसमें करेगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो जो लाइट ट्रैवल करेगी सबसे ज़्यादा किस में करेगी, वाटर में करेगी। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 मतलब केरोसिन का, उसके बाद केरोसिन में करेगी। और सबसे कम किस में करेगी, धीमे किस में करेगी टर्पेंटाइन ऑयल में, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.47 है, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर आपका मिल गया होगा। पहले वाटर में करेगी, फिर केरोसिन में करेगी, उसके बाद टर्पेंटाइन ऑयल में करेगी, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जितना जिसका कम है उसमें फास्टेस्ट करेगी, और जिसका ज़्यादा है उसमें धीरे करेगी। तो आंसर इस तरीके से है, जो हमारा केरोसिन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, टर्पेंटाइन का 1.47 है, वाटर का 1.33 है। बिकॉज वाटर हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि वाटर का, इसीलिए जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी फास्टेस्ट इन दिस ऑप्टिकल, मतलब वाटर में ज़्यादा फास्ट करेगी देन केरोसिन से और टर्पेंटाइन से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 है। याद ही हो गया होगा आपको, दो बार हमने देखा है टेबल में। तो व्हाट इज़ द मीनिंग क्या है इस स्टेटमेंट का, किसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही तो बताया मैंने कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.42 है, इसका मतलब है कि जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है डायमंड में, वो 2.42 फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, जो स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ होती है, और मीडियम में, जिस भी मीडियम में हम देख रहे हैं, तो हमें उसका मीडियम, ग्लास का मीडियम पता होना चाहिए, जैसे हमने ऊपर किया था, है ना, जैसे 1.50 लिया था हमने, तो इस तरीके से 2 निकल के आ गया था। बट यहाँ पे तो मीडियम मैं अपने आप ही ले रही हूँ ग्लास की, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है। बट यहाँ पे जो बोला गया है इस स्टेटमेंट का मतलब बताना है ना, तो इस स्टेटमेंट का हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, इसका ये मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, वो जो है स्पीड बता रहा है लाइट की डायमंड में, कि वो स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी 2.42 से एज़ कम्पेयर टू इट्स स्पीड। इसको जैसे मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं 1/2.42 टाइम्स हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। जैसे अभी मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है 2.42, और ये इन दोनों में से हमें नहीं पता कुछ भी। तो अगर मैं इसी केस में बता रही हूँ, इनमें से कुछ मुझे निकालना है, अगर मैं इसको निकालूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में क्या हो जाएगी, तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि 2.42 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोला है कि वो जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो उतना ही रिड्यूस हो जाती है उसकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 184 में। ये बोल रहा है डिफाइन वन डायप्टर ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वन डायप्टर होता क्या है। वन डायप्टर होता है हमारा 1/4 फोकल लेंथ। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम आराम से इसी में डिफाइन भी कर सकते हैं, डेफिनेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जो वन डायप्टर है, सबसे पहली बात तो ये किसकी यूनिट है, डायप्टर ऐसा यूनिट होती है पावर की, ठीक है। और किसकी पावर की, पावर लेंस की पावर की, किसकी पावर की, लेंस की पावर। जो लेंस यूज़ करते हैं ना, जब आईज जो है बहुत वीक हो जाती हैं तो हम लेंस यूज़ करते हैं, तो उसी की जो डायप्टर होती है वो ऐसा यूनिट होती है, और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। वन डायप्टर जो है वो होती है हमारी पावर ऑफ अ लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो, जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो। तो इसी को हम बोलेंगे कि डायप्टर इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस is denoted by D. One diopter can be defined as the power of a lens of focal length 1 मीटर, और इसका फॉर्मूला है 1 डायप्टर इक्वल टू 1/f मीटर में। ये जो फोकल लेंथ है वो हमारी किस में होती है, मीटर में होती है। तो 1 डायप्टर क्या है, पावर ऑफ लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। निडल की सुई है, उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, और वो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी हुई है सुई उस कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। जहाँ पर जो हमारी निडल है, वेयर इज़ द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ़ द इमेज इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो बराबर हो जाए
तो बोला है कि जो निडल है उसको वो कहाँ प्लेस की जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस से कहाँ रखी जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों को वो भी निकालना है, उसके बाद हमें पावर ऑफ लेंस भी निकालनी है। पहले हमें एफ निकालना है और उसके बाद हमें निकालनी है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। डायप्टर में पावर ऑफ लेंस भी हमें निकालना है, 2 चीज़ें हमें निकालनी है। तो पहले तो हमें फॉर्मूला ही पता होना चाहिए और क्या क्या दिया है उसको लिखना होगा हमें। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा, वो यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो रियल और इन्वर्टेड हो रही है और वो कहाँ हो रही है, 50 सेंटीमीटर पे हो रही है। तो ये जो 50 दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किस तरह से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ऐसे। हमें पता है ना कि h1 अपॉन h2 हमारा होता है माइनस का v अपॉन u। और यहाँ पे क्या बोला है, जो इमेज का डिस्टेंस साइज़ है और ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो कैसे हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। अगर ये बराबर हो जाएंगे, मान लो दोनों ही क्या हो गए, h1 हो गए, तो यहाँ से माइनस v अपॉन यू ही तो रह जाएगा, ये तो कट जाएंगे। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये u निकालना है। तो u जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के v के बराबर हो जाएगा। और v कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ, इसीलिए जो u है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब जब हमारे पास u भी आ गया, v भी आ गया, हमें f निकालना है। हमारे पास है एक मिरर फार्मूला, वो मिरर फार्मूला होता है हमारा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। यहाँ पे लेंस की बात हुई है, सॉरी यहाँ पे किसकी बात हुई है, लेंस की बात हुई है। लेंस में माइनस आ जाता है और मिरर फार्मूला में प्लस आ जाता है, यहीं पे याद कर लीजिए। अगर यहाँ मिरर बोला गया होता तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू होता, और लेंस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है बस। फिर हमें निकालना है, हमारे पास जो जो चीज़ें दी गई है, माइनस का v क्या दिया हुआ है, हमें 50 दिया हुआ है, और u क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ माइनस करिए, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। u क्या दिया हुआ है, माइनस का, यहाँ ऑलरेडी माइनस था और 50 भी माइनस था, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ प्लस कर लिया है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 50, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1 अपॉन 25। मतलब f जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। और हमें हमेशा फोकल लेंथ जब हम पावर निकालना चाहते हैं तो हमें मीटर में चाहिए होती है, तो 25 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास फोकल लेंथ भी है और हमें निकालना है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हमारा क्या था, 1 अपॉन एफ था, ठीक है, जो कि मीटर में। तो 1 अपॉन 0.25 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जाएंगे पॉइंट तो 20 पर लग जाएंगे, 25 4 होता है हमारा 100। तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा पावर ऑफ लेंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस की पावर निकालनी है। कॉनकेव लेंस पावर क्या होती है हमारी, 1 अपॉन एफ होती है मीटर में, ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है ये। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 कर लेंगे। यहाँ पे 1 अपॉन 2 क्या होता है, 0.5 होता है। और याद रखिए जो कॉनकेव लेंस होता है हमारा, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है, इतना याद रखना है आपको। तो यहाँ माइनस भी लिखना पड़ेगा हमें, और जब माइनस यहाँ लिखेंगे तो हमारा जो आंसर भी है वो भी किस में आ जाएगा, हमारा माइनस में आ जाएगा, 0.5 डायप्टर हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होता है कॉनकेव का, और कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना। वैसे मैं साइन कन्वेंशन वाले में मैंने आपको थ्योरी वाले में बता रखा है, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें अगर भूल जाते हैं तो थोड़े से मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है, आप गलती नहीं करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। दूसरी वीडियोस अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे इसके प्रॉफिट उठा सकें। थैंक यू देखने के लिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।